चुनाव मंच पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है और चुनाव मंच पर मौजूद है एक बहुत ही अहम शख्सियत इस वक्त हमारे साथ। उनके आने से ये चुनाव और ज्यादा रोचक हो चुका है। हमारे साथ हैं अपर्णा यादव जी, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने ज्वाइनिंग ली है और अब देखना होगा कि क्या इसी वर्ष से, इस चुनाव से उनकी चुनावी राजनीति भी शुरू होती है। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। अपर्णा जी जब हॉल में आई तो सबसे पहले अपर्णा जी के मुंह से शब्द निकले जय श्री राम जी, अभिवादन में। तो ये भावना भगवान प्रभु राम के लिए पहले से है या अभी 10-20 दिनों से जब से पार्टी में आप आई हैं? अब कैसे देखिए, हम लोग हमेशा से ही मैं राम की उपासक रही हूँ और राम एक ऐसा चरित्र है जो पूरे देश को बहुत भाता है। रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे, रामणाबिता निशाचर चमु रामाया तस्मै नमः। तो राम तो भारत का चरित्र है। राम को सिर्फ धर्म विशेष से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए जी। और यूपी में आपको लग रहा है कि इस वक्त जो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है उसकी भावना लोगों के मन में जा रही है और ये कितना बड़ा काम हुआ है इसको लोग महसूस कर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा काम तो हुआ ही है ये, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब हो रहा है, इस बात की भी मुझे बहुत खुशी है जी। देखिए, आपके पीछे ये जो तस्वीर है इसमें ये उस मंदिर का एक हमने एक चित्र जो है वो लगाया है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा लगाना। बहुत से लोग आज सुबह से और उन्होंने पूछा है आपने पीछे क्यों लगाया है? ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, चुनाव में इसकी बात ही नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो राम की बात नहीं करेंगे उनका नाम ही खत्म हो जाएगा। वैसे तो आजकल सब लोग राम की बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि आप लोग राम की बात केवल चुनावों में करते हैं। अरे हम चुनाव में नहीं, हम तो भाई मंदिर बना रहे हैं। तब तो कोई चुनाव नहीं था। जब हमने मंदिर के बारे में बात करनी शुरू करी थी उस समय भी चुनाव नहीं था। बस अब मुझे लगता है कि वो चुनावी एक मुद्दा बन गया, वो एक अलग बात है, मगर बना भी हम उस मंदिर को रहे हैं, तो इसका भी श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए जी। अच्छा अपर्णा जी, आपने जब पार्टी ज्वाइन की तो आपने वजह बताई थी कि मैं राष्ट्रवाद से जुड़ना चाहती हूं, महिलाओं के लिए बहुत सम्मान है पार्टी के अंदर, लेकिन ये बात लोग अभी तक नहीं जानते कि ये आपके मन में ये विचार कब से चल रहा था कि मैं इस बीजेपी पार्टी के साथ अपनी राजनीतिक पारी शुरू करूं? ऐसी मुझे लगता है कि बात मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बहुत प्रभावित रही। जिस दिन मैंने पार्टी ज्वाइन भी करी उस बात पे भी मैंने अपनी बिल्कुल अटल बात कही, वहाँ पर भी पार्टी कार्यालय में भी जिस दिन ज्वाइन करी मैंने पार्टी। और मैं हमेशा से पॉलिसीज़ को बड़ी क्लोजली वॉच करा मैंने, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो मुझे लगता है कि आई हैव सीन देम ग्रोइंग एंड प्रोग्रेसिंग। तो मुझे लगता है कि ये एक प्रोग्रेसिव भारत का नया चेहरा, जो नया दर्पण दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये सच में एक नया राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद के साथ जाना कि सारे युवाओं की इच्छा है। उसमें मैं भी एक भारत की युवा हूँ और मुझे भी, मैंने सोचा ये मैं अपना संकल्पित होकर के ये निर्णय लूं, तो मेरे लिए मुझे लगता है ये अच्छा रहेगा। लेकिन जो राजनीतिक विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी, उनको कहना है कि ये दावे खोखले स्मोक स्क्रीन है, ये राष्ट्रवाद के नाम पर या जितने भी काम आपकी पार्टी गिनाती है जमीन पर कुछ डिलीवर नहीं हुआ और उसका नतीजा भुगतेंगे 10 मार्च को। हमारे तो प्रधानमंत्री जी का नारा ही यही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम तो किसी तरीके का भेदभाव कर ही नहीं रहे हैं। भेदभाव की राजनीति तो विपक्ष कर रहा है और करता आया है, और इसी तरह से वो चाहते हैं कि ये भारत को गहरी खाई पैदा करे, वो चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो प्रांत के नाम पर हो, चाहे वो लिंग के नाम पर हो। दे वांट कि द सिस्टम ऑफ भारत, जो भारतवर्ष का एक सोल है, वो डिवाइडेड रहे। हम नहीं चाहते, हमारे प्रधानमंत्री का ये विजन नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये विजन ही है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। लेकिन फिर अब यूपी में बात होती है तो 80-20 और ये 80-20 मुख्यमंत्री जी के द्वारा उनके मुंह से निकला। देखिए, वो एक कॉन्टेक्चुअल बयान हो सकता है उनका, पर हम जब उनके बारे में भी बात करते हैं या उनकी जो कार्यशैली है, तो देखिए ना, 4.5 लाख नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया। क्या उसमें किसी जाति और इस चीज का भेद किया गया है? बिल्कुल नहीं किया गया है, पहले किया जाता था। तो रोजगार के अवसर सबको मिले, यहाँ पे सबके लिए सारी स्कीम्स अवेलेबल हुई और बड़े फ्री और फेयर तरीके से हुई, और ये सबके
सबके पास इसका डेटा है। इसका ये नहीं है कि मैं आज पार्टी में आ गई हूं इसलिए मैं बोल रही हूं, ये सभी के पास है। तो ये चीज करना, ये एकदम साफ मुझे लगता है दर्शाता है कि इंटेंशन भारतीय जनता पार्टी का एकदम क्लीन है और भारत को आगे बढ़ाने का है। ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ इस पार्टी के लिए है या इसके पार्टी से जो लोग जुड़े हुए हैं उसके लिए है, ये सबके लिए है जी। अच्छा, योगी जी की तो तारीफ आप पहले भी कर चुकी हैं और आप भी गौ जो संवर्धन, तारीफ के गौ लायक है संरक्षण उनकी की, तारीफ करनी चाहिए। तो जैसे क्या क्या बातें आपको उनकी अच्छी लगती थी? जिनका क्योंकि नाम 2017 तक तो आप जिनका नाम ही योगी हो, उसका चरित्र कितना मतलब योग्य होगा, आप सोचिए। जिस व्यक्ति ने सब कुछ छोड़ दिया हो एक बहुत छोटी उम्र पे और वो देश सेवा के लिए आगे बढ़ गए, एक साधक का जीवन जी रहे हैं, अभी भी एक साधक का जीवन जी रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग तो उनको योगी, जो मैं राजनीतिक लोगों की बात कह रहा हूं, वो कहते हैं कि योगी का राजनीति में क्या काम, और ये योगी है ही नहीं, उनके लिए बहुत सारे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को हमारे देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में नहीं पता है और ऐसे लोग शायद उन पर भी क्वेश्चन करेंगे जो स्वामी विवेकानंद जैसे हुए, कि स्वामी विवेकानंद की अगर हमें क्या जरूरत नहीं थी। हमारे देश को एक मार्ग दिखाया है, एक चिंतन दिया है। मैं स्वामी विवेकानंद को कहीं ना कहीं योगी जी में देखती हूँ, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री में देखती हूँ। मैं देखती हूँ उनमें कि एक चंद्रगुप्त जैसा व्यक्ति है। तो एक व्यक्तित्व की बात है और एक जीवन जीने का उनका जो ढंग, द सिंपलिस्टिक वे जिसमें वो रहते हैं, और कई चीजें उन्होंने करी हैं, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में स्कीम्स करी हो, चाहे किसी भी संबंध में उठा लीजिए। जो 15 साल में काम नहीं हुआ वो 5 साल में योगी सरकार ने करके दिखाया है। पांडे जी, जब आप 15 साल पीछे की बात करती हैं तो उसमें बहुत सी सरकारें हैं, उसमें वो सरकारें भी हैं जिनमें आपके परिवार के सदस्य भी रहे हैं। तो ये मैं तो हमेशा से कह रही हूं कि मैं परिवार से ज्यादा राष्ट्रवाद को चुना है आज, इसीलिए इस वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी में। आप डिफेंसिव नहीं होती इस बात को लेकर के कभी कोई आपसे कहे कि भाई मुलायम सिंह जी की सरकार में ऐसा काम हुआ या अखिलेश जी की सरकार में ऐसा काम क्यों नहीं हुआ? देखिए, अब जो बीत गई वो बात गई। मैं तो आज अपनी सरकार को देख रही हूं और आगे आने वाले भविष्य को देख रही हूं, क्योंकि निरंतर जो पग हम बढ़ा रहे हैं, जो निरंतर हम काम करते जा रहे हैं, उससे एक सुनहरे भविष्य का निर्माण उत्तर प्रदेश के लिए और इस भारतवर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन ये एक स्वाभाविक सवाल है, किसी के भी मन में आएगा ये, क्योंकि आपको तो लोग पहले से जानते हैं, आपने 2017 का चुनाव भी लड़ा, लखनऊ से ही लड़ा था आपने, कि भाई जो सदस्य जिसकी परिवार में राजनीति की इतनी बड़ी बुनियाद हो, तो उसके पास तो बहुत मौका है कि वो वहीं से अपने काम को दिखा सकता है, वहीं से सेवा कर सकता है। वहां क्या हुआ ऐसा कि आपको बीजेपी आना पड़ा? मैं कह तो रही हूं उसको, अब हम लोग, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, शायद उसके बारे में बात करना करके आप कहीं ना कहीं अपने आप को असहज महसूस करते हैं, तो मैं नहीं चाहती हूं कि उन चीजों पर मैं बात करूं। अब जो बीत गई वो बात गई। मुझे भविष्य देखना है, मुझे वर्तमान देखना है सबसे पहले। तो मेरे सामने एक बहुत अहम चुनाव है और मेरे सामने उत्तर प्रदेश का ये चुनाव बहुत कुछ डिसाइड करेगा हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए। मुझे उस पर ध्यान देना है। मैं ठीक है, मैं आपको असहज करना भी नहीं चाहता इस विषय पे, लेकिन बस इतनी सी बात है, क्योंकि जब एक परिवार में राजनीति की 2 धाराएं चलती हैं तो कहीं ना कहीं तो उसमें विरोधाभास तो होता ही है, लेकिन आप इसका सामंजस्य बैठा पा रही हैं। इतना विरोधाभास मुझे लगता है कि मैंने सरकार, जब पुरानी सरकार थी उसमें मुझे सहना पड़ा। तो जब मैंने स्वच्छ भारत मिशन की तारीफ करी हो तब मुझे सुनना पड़ा। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए सर्वप्रथम राष्ट्र रहा और सर्वप्रथम राष्ट्र के लिए जिस भी व्यक्ति ने काम किया हो, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी थे और आज भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और आगे भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे अगले चुनाव में। तो जब आप तारीफ करती थी, आपने कोरोना काल में योगी सरकार के काम की तारीफ कर दी, आपने जो वो गौवंश के लिए काम करते हैं उसकी तारीफ कर दी, तो इसको लेकर के आपको विरोध पार्टी में सहना पड़ता था, परिवार में सहना पड़ता था, कहां? देखिए, एक जनरल परसेप्शन हो जाता है कि अगर आप, मुझे लगता है भारतीय राजनीति का एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है कि महिला कुछ भी कहेगी और अगर वो परिवार के विरुद्ध है तो उसको सोचा जाता है कि वो परिवार विरोधी है। तो मुझे लगता है ये परसेप्शन शायद चेंज करना, हम जो नई पीढ़ी की महिलाएं हैं, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र महिलाएं हैं, उनको ये बेड़ा उठाना चाहिए। इस कदम में ही मैंने जो एक छोटा सा कदम रखा है,
अब मुझे लगता है कि आगे आने वाला समय ये निश्चित करेगा कि और क्या होगा। अच्छा, वो एक तस्वीर जो आपने शेयर की थी, इसमें नेताजी जो हैं वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जी। आपने कहा कि मैंने उनका आशीर्वाद, पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने आप आशीर्वाद दिया, उन्होंने आपको स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। तो लेकिन अखिलेश जी ने कहा था कि नेताजी ने तो बहुत रोका था आपको कि मत करो ये काम। देखिए, मैं संस्कारों में पली हूँ, संस्कारों में ही बढ़ी हूँ और संस्कारवान परिवार से हूँ। तो मेरे लिए ये दायित्व है मेरा कि मैं कोई अच्छा काम करके आऊं तो अपने ससुर जी का आशीर्वाद लूं। उसी क्रम में मैंने उनका आशीर्वाद लिया और वो मेरे इस डिसीजन से खुश हैं। खुश हैं? जी बिल्कुल। उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी को, ये सब जानते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को खुले मन से आशीर्वाद दिया पार्लियामेंट में कि फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बने हो, ये सब जानते हैं वो, तो वो खुश हैं। जी। अच्छा, शिवपाल जी का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि आपको परिवार के साथ रहना चाहिए था, अपर्णा को बीजेपी में तो कम से कम नहीं जाना चाहिए था। मैं ये जानती हूं कि चाचा जी ने हमेशा बड़ा प्रोत्साहन दिया मुझे, और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि क्यों उन्होंने ऐसा बोला, उसके पीछे क्या कारण थे। मुझे लगता है आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ये कारणों के बारे में इसकी सूची ज्यादा पता होगी, पर कुछ फ्रेम ऑफ माइंड जरूर रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके की बात करी। वरना अगर यही नसीहत वो जो मुझे दे रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर उन्होंने खुद भी मानी होती तो अलग पार्टी न बनाई होती। लेकिन अब चुनाव में अब जाहिर है आपकी पार्टी इसको आपको जब प्रस्तुत करती है तो ये भी बताती है कि देखिए हमने मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में से इतने प्रमुख सदस्य को अपनी पार्टी में शामिल किया है, तो आप कितनी प्रभावित हैं उनकी विचारधारा से। तो उनकी ये भी कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं आपको पिच किया जाए समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट, तो वो आप कैसे करेंगे काम? देखिए, ये तो पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है मैंने उन पे छोड़ दिया है ये, कि वो जिस प्रकार का भी डिसीजन, जो भी कार्यभार मुझे देंगे, मुझे वो शिरोधार्य होगा। मैंने पहले दिन भी ये कहा, आज भी मैं यही कह रही हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बड़े मेरे लिए जो भी सुनिश्चित करेंगे वो अच्छा होगा, वो सोच समझ के करेंगे। बहुत ही अनुशासित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और बहुत काम की तरजीह दी जाती है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि वो लोग सोच समझ के जो भी तय करेंगे मेरे लिए, मुझे शिरोधार्य होगा। लेकिन फिर भी आपकी अपनी कुछ तो आकांक्षा होगी। मेरी इस पार्टी में न टिकट की कोई आकांक्षा है, ना ही कोई इस तरीके की आकांक्षा लेकर के मैं इस पार्टी में आई हूं कि मुझे कोई बहुत इससे लोग कह रहे हैं कि शायद अपर्णा यादव एक मलाई खाने के लिए यहाँ पर आई हैं। ये बात नहीं है। टिकट सापेक्ष राजनीति नहीं, विचार सापेक्ष राजनीति करने आई है अपर्णा यादव। तो मैं अपने विचारों के लिए यहाँ आई हूँ, और मुझे पता है कि विचार हमेशा मनुष्य से बड़ा होता है और मनुष्य हमेशा विचार के पीछे चलता है। उसी क्रम में मैं भी अपना काम कर रही हूँ। नहीं, लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपने सींचा है, नर्चर किया है, लखनऊ कैंट की मैं बात कर रहा हूँ, आप चुनाव लड़ी और ये वो फैक्ट है कि आपकी पार्टी वहां से कभी नहीं जीतती थी। आपकी, माफ कीजिएगा, मुलायम सिंह यादव पुरानी पार्टी जो थी वो कभी नहीं जीतती थी। आप उस सिंबल पर उस पार्टी से चुनाव लड़ी 17 में, और जितने वोट मिले वहां उतने उससे पहले कभी किसी ने पाए नहीं थे। तो उससे आपका कुछ लगाव तो होगा, तो आप चाहती तो होंगे कि आप उसको रिप्रेजेंट करें। डेफिनेटली मेरा होमवर्क बहुत है 175 कैंट विधानसभा लखनऊ पे, और मैंने सबसे ज्यादा अगर वहां पर कुछ भी कमाया है तो वो प्रेम कमाया है। और मैं आज भी अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से बहुत लगाव रखती हूँ, निरंतर उनकी सेवा करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अगर पार्टी मुझे मौका दे तो मैं फिर से सेवा करूँ। जी। लेकिन वहां इस वक्त काफी टकराव बना हुआ है, क्योंकि वो ऐसा लगता है बड़ी लोकप्रिय कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि आपने काम किया तो ठीक है, आपका लगाव है वहां से। अब जो सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी, वो अपने बेटे के लिए चाहती हैं, उन्होंने तो यहां तक ऑफर कर दिया कि मैं अपनी सांसद ही छोड़ देती हूं, आप मेरे बेटे को यहां से टिकट दे दीजिए। और जो वहां से सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के, उनका नाम है सुरेश चंद्र तिवारी, वो कह रहे हैं भाई अपर्णा जी तो अभी आई है पार्टी में, उनको अपर्णा जी को कहीं से भी पार्टी लड़ा सकती है, और ये हमारे यहाँ हमारी पार्टी है, किसी सांसद मंत्री के बेटे को तो हम टिकट देते नहीं है, तो टिकट तो मुझे ही मिलेगा। देखिए, जो भी पार्टी के ये सब लोग हैं, मैं भी अब पार्टी में हूं, और पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, पार्टी का एक डेकोरम होता है। I think I am very respectful towards my senior leaders, and जो भी हमारा नेतृत्व डिसाइड करेगा, अपर्णा यादव उसके साथ खड़ी है। जो भी वो लोग डिसाइड करेंगे, मैं आज भी आपके मंच से कह रही हूँ,
वो जिसको टिकट देना चाहें, वो मुझको टिकट देना चाहें, वो किसी और को टिकट देना चाहें, मगर अपर्णा यादव इज गोइंग टू स्टिक विद द बीजेपी एंड आई एम गोइंग टू ऑल्सो मेक श्योर कि वहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीते। 17 में आप रीटा जी से ही चुनाव हारी थी। जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे देख करके पार्टी बदल ली थी अपनी। अच्छा, आपकी वजह से वो कांग्रेस से यहां आ गई थी बीजेपी जी। में। अच्छा, तो अब लेकिन नहीं जा पाएंगी, खैर अब बीजेपी में ही रहेंगी। अब वो नहीं, बड़ी लेकिन है आपको उनका अपने बेटे के लिए टिकट मांगना ठीक लगा? देखिए, हर आदमी स्वतंत्र है इस लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए, उन्होंने भी इस क्रम में रखा, तो उसमें क्या गलत बात है? हर आदमी की कोई आकांक्षाएं होती हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता कि आपने ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन आपसे बात करने के लिए मैं जब कुछ रिसर्च कर रहा था तो कुछ ऐसी बातें भी आई कि शायद आपकी पार्टी हो सकता है करहल से आपको अखिलेश जी के सामने लड़ा दे। पार्टी देखिए जो भी डिसाइड करेगी, मैंने पहले ही कहा वो ठीक है, बट आप इस हद तक के लिए भी तैयार हैं? जो पार्टी कहेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। फिर अब जैसा पार्टी करे, पार्टी में बहुत बड़े सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, डिसिप्लिन्ड पार्टी है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, तो मुझे लगता है अच्छी जो भी सोचेंगे अच्छा सोचेंगे मेरे लिए। जी। अच्छा, इस कैंपेन में लेकिन अभी तक जितना भी चला है, आपकी पार्टी पर बार बार आरोप लग रहा है डिविजिव कैंपेन चलाने का। 80-20 की बात हम लोग पहले कर चुके, अब वो तमंचावाद, जिन्नावाद, पाकिस्तान, ये सारी बातें चर्चाओं में लाना। तो जो कोई अगर विपक्ष के लोग इस बात पे कह रहे हैं तो उस पे बात तो अगर होगी तो बात दूर तक जाएगी। चाहे वो जिन्ना के बारे में अगर किसी ने कहा हो, अगर पाकिस्तान के बारे में किसी ने कहा हो, अगर कहीं ना कहीं अगर राष्ट्र विद्रोह होगा तो उसके बारे में चर्चा होगी, तो ये कोई गलत बात नहीं है और चर्चा होनी चाहिए लोकतंत्र में। चर्चा के बिना लोकतंत्र अधूरा है। नहीं, चर्चा हो ये तो ठीक है, वो कहते हैं, लेकिन आप तो सीधा सीधा पोलराइजेशन चाहते हैं, आप हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर देना चाहते हैं। देखिए, हिंदू मुसलमान वाली बात मैं बार बार आपको कह रही हूं कि मोदी जी का एक विजन है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। वो जात पात और लिंग भेद नहीं कर रहे हैं, बाकी पार्टियां कर रही हैं कि हमने इतनी महिलाओं को टिकट दे दिया, इतने हमने बैकवर्ड कास्ट के लोगों को दे दिया, इतने हमने ठाकुरों को दे दिया, इतने हमने ब्राह्मणों को दे दिया। हमारी पार्टी में आप ये सब नहीं देखेंगे ना, हमारी पार्टी में आप देखेंगे कि माफिया या गुंडों को दिया जा रहा है टिकट। हमारी पार्टी में जो आदमी काम कर रहा है उसको दे रहे हैं। आप लिस्ट उठा लीजिए, आप देख सकते हैं उसमें। आपकी तो सरकार कोई ठाकुरवादी सरकार कहते हैं। अब वो देखिए, एक मुझे लगता है कि क्योंकि सबसे प्राचीन पीठ रही है गोरक्षनाथ पीठ, और इसकी बड़ी इतिहास में इसका काफी ज्यादा मतलब संस्मरण भी है कि बहुत ज्यादा ठाकुर अटैच रहे इस पीठ से हमेशा, तो इसलिए भी हो सकता है। पर इस तरीके की बात करना मुझे नहीं लगता कि ये उचित है किसी भी सरकार के लिए। अच्छा, जैसे आपने राम मंदिर की तो आपने खुलकर बात करी, आपने जय श्री राम के साथ ही अभिवादन भी किया। अब चुनाव के बीच में मथुरा की बात आ जाना या काशी कॉरिडोर को भी उपलब्धि के तौर पर दिखाना, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये फिर वही बातें हैं कि पुराने विवाद उठाओ, पुराने विवाद लोगों के जहन में डालो, खास करके मथुरा की जब योगी जी बहुत चर्चा करते हैं। देखिए, मथुरा का जो मंदिर है वो बहुत प्राचीन है और उसकी कथा जो है वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, क्योंकि इस्कॉन की वजह से भी जो है कृष्ण का एक जो दर्पण है विश्व में वो बहुत बड़ा है। इट्स अ लार्जर देन लाइफ पिक्चर। तो अगर आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में बात कर रहे हैं या मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। ये आस्था का केंद्र है और मुझे नहीं लगता इसको सिर्फ चुनाव तक देखना चाहिए, या आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो काम कर रहे हैं, तो हमारी पीढ़ी सिंचित करने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है। नहीं, तो ये अच्छी बात कर रहे हैं। जैसे ओवैसी जी आज आए थे, उन्होंने भी ये बातें कही कि भाई ये काम किसी मुख्यमंत्री का या किसी प्रधानमंत्री का थोड़ी होना चाहिए। नहीं तो ये ओवैसी जी कर ले, हम तो कह रहे हैं ओवैसी जी कर लेना। आप चाह रही हो ओवैसी जी मथुरा का मंदिर बनवा दे ना। वो अगर वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को नहीं कहना चाहिए तो वो बनवा दे मंदिर भाई, तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा सारा। नहीं, वो तो अभी तक बाबरी मस्जिद विध्वंस को नहीं भूले। उन्होंने कहा कि पहले तो उसके गुनहगारों का इंसाफ होगा। अगर किसी स्टेट के अंदर मथुरा आता है तो वो उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के इस समय मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो वो क्यों ना बात करें इसके बारे में। तो और ओवैसी जी का इस तरीके से कहना मुझे नहीं लगता कि ये उचित बात है। वो खुद डिवाइड करना चाहते हैं इस सोसाइटी को हिंदू मुसलमान में। मुख्यमंत्री जी कभी इस तरीके की बात नहीं करते, हमारे मुख्यमंत्री जी कभी इस तरीके की बात नहीं करते हैं। कुछ सवाल अगर आपके बीच में से है तो माइक दीजिए। सभी को प्रणाम।
मैम आपको सुन के बहुत अच्छा लगा और हम लोग ने आपकी पॉलिटिक्स देखी, आपका गौ प्रेम देखा, पर एक बात जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि आप गाती बहुत अच्छा हैं। तो अगर हम लोग आपसे कुछ गाना या भजन सुन सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। मैं क्योंकि राष्ट्रवाद पे ही बोलती आ रही हूँ, राष्ट्रवाद की वजह से मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, तो मुझे लगता है मैं वंदे मातरम सुना दूं अगर आप लोगों की इच्छा हो तो। प्लीज। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकित यामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभनीं सुहासनीं सुमधुर भाषणीं सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे जय श्री राम। बस बस ये तो मतलब सब अखबारों में पढ़ा था कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, लेकिन वाकई में तो आप जरा बताइए, आपने मतलब ये कब से आप सीख रही थी? मैं क्लास 8th में थी और इनफैक्ट मैं बहुत छोटी थी, क्लास 5th में थी, तब से मुझे गायन का शौक था। और मेरे पिताजी ने उस समय एडमिशन के लिए पूछा था भातखंडे यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, लखनऊ के सभी लोग जानते होंगे, तो वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था क्लास 8th ऑनवर्ड्स। तो मैंने 12 साल जो है संगीत का जो है अध्ययन किया है और थोड़ा बोड़ा गा लेती हूँ जी। नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा गा लेती हैं। ये तो देखिए, उनकी जो हमारे मेहमान थे उनके मन में बात आई, तो शायद मेरे दिमाग में बात नहीं आती, लेकिन अब तो इन्होंने मेरे दिमाग में भी ये बात डाल दी जी। तो मुझे लग रहा है कि मेरी तरफ से भी आपकी तरफ एक रिक्वेस्ट जानी चाहिए। अब आप कोई अपनी पसंद का कोई भजन या जो भी आपको ठीक लगे, उचित लगे। मैं तो देखिए भजन ही गाती हूँ या राष्ट्रवाद के गीत गाती हूँ, जो आपको ठीक लगे। सुमिरन करे ले मनवा श्री राम का सुख धाम का, शिव शंकर ने जाप किया था 2 अक्षर के नाम का, मेरे प्रभु राम का सुमिरन कर ले मनवा। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, आप अपने बारे में अब कुछ बताइए। अब जो है आपका क्योंकि अमूमन लोग समझते हैं कि भाई पॉलिटिकल फैमिलीज में लोग पॉलिटिकल परिवारों से ही ज्यादा आते हैं, लेकिन आपका तो शायद एक बिल्कुल सामान्य एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है। सौरभ जी, आप ही के जैसे मेरे पिताजी थे, वो जर्नलिस्ट थे। अच्छा। सो आई बिलोंग टू द मीडिया फैमिली एंड मेरी माता जी ने स्टेट कमीशन सर्विस दिया था उत्तर प्रदेश का बहुत पहले, तो वो अभी जोनल अधिकारी हैं, तो बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं। माता पिता दोनों ही वर्किंग थे। हम भी स्कूल में पढ़ाई करी, फिर कॉलेज गए, फिर मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मैंने अपना परास्नातक किया। अच्छा। इंटरनेशनल रिलेशंस, डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स में, और 12 साल मेरा म्यूजिक में था। तो मैंने क्लास 8th ऑनवर्ड्स शुरू किया, कॉलेज तक मैंने किया। इनफैक्ट मैंने शादी, बीच में मेरा ब्रेक हो गया था 2 साल का, जब मैं बाहर चली गई थी, पर फिर मैंने आकर के शादी के बाद अपना म्यूजिक पूरा कंप्लीट किया। तो यादव परिवार में आपका आना कैसे हुआ? प्रतीक जी की वजह से, और क्या कहा। मिले आपको प्रतीक? मुझे मेरी माता जी, मदर इन लॉ के बर्थडे में।
अच्छा। जी, तब मुझे पता नहीं था कि मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि बहुत छोटे थे हम लोग। मैं क्लास 8th में 7th 8th में रही हूँ। अच्छा, इतना पीछे की बात? जी जी जी, बहुत पुरानी बात है ये। जी, तो वी स्टार्टेड एज फ्रेंड्स, मतलब दोस्ती हो गई हमारी, फिर धीरे धीरे। तो आप कभी ये रिजर्वेशन नहीं आया कि पॉलिटिकल फैमिली है और शायद पहले मेरे पिताजी को लगा कि कैसे होगा, क्या होगा, पर बाद में सारी चीज़ें हो गई। मेरी मदर इन लॉ का बहुत बड़ा रोल रहा कि हमारी और प्रतीक जी की उन्होंने मतलब जो ये शादी है या कह लीजिए नेताजी से बात करना है, जो भी है, बहुत बड़ा रोल रहा उनका। जी जी। और वो उनके बारे में तो हम इतना ही जानते हैं प्रतीक जी के बारे में कि वो फिटनेस फ्रीक हैं। जी जी जी, बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत फिटनेस फ्रीक कह लीजिए, या फिटनेस कह लीजिए कि फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहते हैं वो। एंथुजियास्ट है जिम के, गाड़ियों के बहुत शौकीन है, और गाड़ी उनकी बड़ी चर्चित जो उनकी लगता पशु है। प्रेमी बहुत है। पशु प्रेमी भी हैं आपकी तरह? जी, बहुत ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा। अच्छा, आपसे भी ज्यादा? जी। तो आपको एक महिला के तौर पर या गृहिणी के तौर पर कितना कठिन या नहीं लगता कि हम बाहर भी जाएंगे, अब तो खूब प्रचार करना पड़ेगा? बिल्कुल एक्टिव पॉलिटिक्स पाने का मतलब तो होता है 24 घंटे का नेता होता है। देखिए, बैलेंस करना महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल नहीं होता है, पर मैं ये कहूँगी कि आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि बोथ माय पेरेंट्स साइड एंड माय पेरेंट्स इन लॉ साइड, दोनों साइड से मुझे हमेशा सपोर्ट रहा है। और जो है इसी के साथ मेरे 2 बच्चे भी हैं, 2 बेटियां हैं मेरी, तो जो है हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, स्कूल है, सब कुछ है, फिर प्रतीक जी भी हैं, सब बैलेंस हो जाता है। चलिए ठीक है। नहीं, आज तो आपके बारे में बहुत सी नई बातें हमने जानी हैं। जी। अब अंत में अगर आप अपने राजनीतिक उद्देश्य के बारे में हमको बता सके। देखिए, कोई भी, मैं तो कहता हूं नेता ही क्यों, कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी काम करता है तो कुछ पाने के लिए करता है, कुछ हासिल करने के लिए करता है। अपर्णा यादव क्या हासिल करने के लिए आई राजनीति में? देखिए, मैं तो बस ये कहूँगी इस चुनाव के लिए स्पेसिफिक, क्योंकि मैं बहुत ही गोल ओरिएंटेड मुझे लगता है कि मैं रही हूँ हमेशा से, तो मैं यही कहूँगी कि हम सब भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग हैं, हम लड़ेंगे हनुमान जी की तरह और जीतेंगे राम जी की तरह। आज के इस छोटी सी बातचीत से इतना तो साफ हो गया कि अपर्णा जी के दिल में वाकई भगवान राम जो हैं वो बसते हैं, जितनी बार आपने उनका आज नाम लिया है। बाकी इस चुनाव में आपकी पार्टी आपको जो भी जिम्मेदारी देती है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस चुनाव में जो भी दल अच्छा काम जिसने किया हो या जो कर पाने का दावा कर पाने में, अपनी बात पहुंचा पाने में कामयाब हो, वो जीते। इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपर्णा जी को विदा देते हैं। अपर्णा जी, बहुत थैंक यू। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।